हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज सीएपीएफ एसी 2021 मिशन 240 प्लस में आज हम सिक्स्थ डे का देखेंगे। तो आज आप देखो 25 क्वेश्चन। आई होप कि थिंग्स आर गोइंग वेल। यस, कुछ लोग जो हैं अपने मार्क्स पुट कर रहे हैं, तो मुझे खुशी है। और अधिक से अधिक लोग अपने मार्क्स बताएं जो भी है। देखो, आज सिक्स्थ डे है, कल आपका संडे है। तो संडे को ऑलरेडी मैंने बोला था कि संडे को वीडियो अपलोड नहीं होगा, यानी संडे को आपको नहीं मिलेगा। इनफैक्ट किसी को भी संडे को नहीं मिलेगा, इस वजह से कि आपका जो 6 डेज जो आपने वर्क किया, यानी आज इंक्लूडिंग आज मिला करके जो 6 दिन वर्क कर रहे हैं, तो उसमें आपका 1 डे जो है कि आपके पीछे, जैसे मान लीजिए जो पेड सब्सक्राइबर हैं, जो इस ग्रुप को पेड वाले थिंग्स को ज्वाइन किए हुए हैं, तो उनको क्या है कि 600 क्वेश्चन आज मिला करके हो जाएगा। तो उस 600 में जो भी आपको प्रॉब्लम रह गया है पीछे, उन सबको आप देखो, रिवाइज करो, क्योंकि मल्टीपल टाइम जितने ज्यादा आप करोगे, इसमें 2500 क्वेश्चंस होंगे, तो वो 2500 क्वेश्चंस को आप जितनी ज्यादा ये रिवाइज करो उतना ये सही है। और जो मंडे को होगा, ठीक है, जो आपका मंडे को पड़ेगा, तो उसमें एक तरह से वो टेस्ट के फॉर्म में रहेगा। टेस्ट के फॉर्म में इन द सेंस है कि मंडे को, अदरवाइज आज जो भी है, क्या है कि मैं इसको डिस्क्राइब करता हूं कि यस इसके आंसर ये हैं। मंडे वाला जो होगा उसमें एज ए टेस्ट के तौर पे होगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन उस समय बताया जाएगा, और आप वो जो होगा वो स्ट्रीमिंग होगा। तो उसमें आपको साथ साथ में जो है चैट में डालते जाना है आपको आंसर की, और उसके बाद आप आंसर की जो भी, ये सबके लिए ओपन है। जैसे ओपन रहता है तो कुछ क्वेश्चंस जो 25 क्वेश्चन ओपन रहता है तो उसी ढंग से होगा, लेकिन अभी मैं आंसर बताते जा रहा हूं। लेकिन आपका उस दिन ड्यूटी होगा कि वो एज ए टेस्ट के तौर पे आप लें, और फिर आंसर वहीं आप करते जाएं अपना, और उसके बाद जो है करके 25 करके हमारे पास सेंड करेंगे, और उसके बाद मैं आपको आंसर की दे दूंगा। ठीक है, तो ये आज का क्वेश्चन है। हु वॉज बूटा सिंह हु डाइड रिसेंटली? तो बूटा सिंह वॉज इंडियन पॉलिटिशियन एंड फॉर्मर होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज वेल एज गवर्नर ऑफ बिहार। ठीक है, तो वो गवर्नर ऑफ बिहार रह चुके थे। और इनफैक्ट जब एनडीए पावर में आई, एनडीए इनफैक्ट पावर में जो नीतीश कुमार की गवर्नमेंट है, तो वो पावर में 2005 में आई। लेकिन 2005 में 2 इलेक्शन हुए, बिहार में हुए थे। एक तो आपका जो है फरवरी के महीने में हुआ था, तो फरवरी के महीने में किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली, एनडीए को भी मेजोरिटी नहीं मिली। एक्चुअली उस समय 29 सीट एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी को मिली थी, लेकिन रामविलास पासवान ने किसी को भी सपोर्ट नहीं किया, ना तो आरजेडी को किया और ना एनडीए को किया। तो इस वजह से सरकार जो है किसी की नहीं बन पाई। तो उसके बाद क्या हुआ कि आफ्टर सम टाइम जो प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया, यानी 6 मार्च 2005 को प्रेसिडेंट रूल बिहार में लगा दिया गया। और उसके बाद जो है एनडीए ने फिर मेजोरिटी प्रूव कर दी। मेजोरिटी प्रूव कैसे कर दी? ऑब्वियसली हॉर्स ट्रेडिंग टाइप का चीजें हुआ, कि रामविलास पासवान की पार्टी को ब्रेक करके उसके एमएलए को, जो भी आप समझो उसको, अपने में मिला करके, और यानी समर्थन दिलवा करके उन्होंने राष्ट्रपति के पास भेजा अपना, नीतीश कुमार ने, कि यस हमारे पास अब मेजोरिटी है। लेकिन बूटा सिंह ने रिकमेंडेशंस दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि यहाँ जो है लेजिस्लेटिव असेंबली भंग कर दी जाए। तो ऑब्वियसली उस समय निर्णय नहीं हुआ। बाद में जो सुप्रीम कोर्ट ने बूटा सिंह जी को काफी लताड़ा, और कांग्रेस गवर्नमेंट को भी, तब शिवराज सिंह पाटिल होम मिनिस्टर हुआ करते थे भारत सरकार के, तो एक तरह से ये बोला कि वो गलत है। तो बूटा सिंह इस वजह से वो चर्चा में थे, और उनका चूंकि डेथ हो गया है तो आपको ये जानना चाहिए। और ऐसे भी जो ऑफिस ऑफ गवर्नर जो होता है, एक तरह से बहुत सारा कंट्रोवर्शियल हर जगह आप देखते हो, तो ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इथेनॉल ब्लेंडिंग। इथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब है, जो इथेनॉल को है, ये उसको क्या है, आपको ये में बनाना, मिलाना, पेट्रोल में मिलाना। इथेनॉल मतलब है इथाइल अल्कोहल। तो वो आपको जो शुगर केन है, शुगर केन से प्राप्त होता है, और बहुत सारी चीजों से प्राप्त होता है, लेकिन मेन इंडिया में है शुगर केन की जो गन्ने की पेड़ाई होती है उससे प्राप्त होता है। तो कहीं ना कहीं देखो, हमारे पास जो है, हम मोर देन 75% जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम है, इनफैक्ट रॉ पेट्रोलियम हम लाते हैं, उसको हमारे पास पेट्रोलियम की रिफाइनरी अच्छा खासा नंबर में है, तो हम रिफाइन करते हैं। और इनफैक्ट हम कुछ देशों को उसको रिफाइंड पेट्रोलियम जो है प्रोडक्ट्स है उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं।
तो कहीं न कहीं जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि हम अधिक से अधिक जो है इथेनॉल ब्लेंडिंग कर सकें, तो पेट्रोल में मिला सकें, तो 2 फ़ायदा उसका होगा। एक फ़ायदा ये है कि हमारा पेट्रोलियम पर जो इम्पोर्ट बिल है, वो कम होगा, तो पेट्रोलियम इम्पोर्ट बिल कम होगा, पहला एडवांटेज ये है। दूसरा एडवांटेज ये है कि किसानों को, बहुत सारे किसानों को जो है गन्ना वगैरह में जो है फेयर एंड, देखो जो गन्ना के लिए है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस डिसाइड किया जाता है। अदर क्रॉप्स जो है 23 क्रॉप्स के लिए एमएसपी डिसाइड किया जाता है, लेकिन गन्ना के लिए जो है यानी कि शुगर केन के लिए फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस डिक्लेयर किया जाता है। तो कहीं न कहीं किसान को भी उससे फायदा होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये टारगेट है कि 10% जो है 2022 के एंड तक करा जाए, और 20% जो टारगेट है 2030, क्योंकि 2030 में है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अभी चल रहा है, तो 2015 से 2030 तक है, तो 2030 तक हमारे पास बहुत सारे टारगेट्स हैं उस चीज को अचीव करने के लिए। जैसे रिन्यूएबल सोर्सेज से एनर्जी भी हमने 450 गीगावाट का टारगेट रखा है, और बहुत सारे चीजों को रखा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड। नो, ये गलत है। सिल्क का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो चाइना है। चाइना, इनफैक्ट आप एंशियंट टाइम में देखोगे सिल्क रूट था, और इनफैक्ट जो रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव है, ठीक है, तो रोड एंड बेल्ट, वन रोड वन बेल्ट कह सकते हो, ठीक है। तो ये जो है वन बेल्ट वन रोड, तो उसमें क्या है कि एक तरह से एंशियंट जो सिल्क रूट है उसको रिवाइवल, चूंकि चाइना जो है एंशियंट टाइम से ही सिल्क का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो सिल्क का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होने के कारण जो है एक तरह से इसको, उस रूट को जो सिल्क रूट कहा जाता था, क्योंकि सिल्क रूट जो है ठीक है, तो वो आपको ये सिल्क रूट जो है उसको ही सिल्क के कारण नाम से जाना जाता था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। सेकंड है, इंडिया इज द ओनली कंट्री in the world which produces all the four major varieties of silk, that is मलबरी, इरी, तसर एंड मुगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इस पर आपको दिया हुआ था कि इनका प्रोडक्शन, तो फिर से आप उसको रिवाइज कर लोगे कि इनका प्रोडक्शन का ऑर्डर, ये भी आपको पूछता है प्रोडक्शन का ऑर्डर, तो मैंने इस पर एक क्वेश्चन आपको करवा चुका है, मैं करवा चुका हूं, तो इसमें आप ये करोगे, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट आपका गलत है। नेक्स्ट आपका है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू रेड फोर्ट। रेड फोर्ट देखो, ये इस बार अभी चर्चा रहा कि ये जो किसान आंदोलन थे, किसान मूवमेंट थे, तो उसमें देखोगे कि जो इंडियन फ्लैग था उसको उसके जगह पे आपका जो है खालसा का झंडा फहरा दिया गया था, ये 26 ऑफ जनवरी को, तो उसके कारण भी ये चर्चा में है। तो इंपीरियर शाहजहां कमीशन कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेड फोर्ट ऑन 12th May 1638 when he decided to shift his capital from Agra to Delhi। देखो, जो मुगलों का कैपिटल रहा, तो मुगलों का कैपिटल जो है आगरा रहा इनिशियली, फिर उसके बाद कुछ दिन के लिए फतेहपुर सिकरी अकबर ने शिफ्ट किया, लेकिन फतेहपुर सिकरी में वाटर स्कार्सिटी वगैरह का प्रॉब्लम था, इस वजह से फिर वहां से एबंडन कर दिया गया, फिर से आगरा, और आगरा के बाद फिर जो है शाहजहां ने ये अपना जो है ये बनाया दिल्ली, लेकिन आगरा भी सेंटर ऑफ हमेशा सेंटर रहा। फिर उसके बाद औरंगजेब के टाइम में देखोगे कि ऑफिस जो ये आपका हेडक्वार्टर जो है आगरा और दिल्ली ही रहा, लेकिन डेक्कन की तरफ वो उसने अपने लाइफ का हाफ पार्ट जो है वो बिताया। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, इट्स डिजाइन इज क्रेडिटेड टू आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी। यस, इसका जो डिजाइन है, तो देखो कहीं भी जो आपका राजधानी बना रहे हो, कैपिटल बना रहे हो, तो किला बना रहे हो, तो फोर्ट बना रहे हो, तो उसमें प्रॉपर तरीका से प्लानिंग चाहिए होता है, सारे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के सारे सैनिकों के रहने का बंदोबस्त से लेकर के राजा जो बादशाह हैं उनके और उनके रानियों को रहने और उनके बच्चों को रहने के लिए सारे, या फिर जो बड़े पदाधिकारी हैं, ऑफिसर्स होते थे, चाहे वो मीरबख्शी हो, दीवान हो, या ये सब हो, तो सारे चीज़ों को प्रॉपर तरीका से व्यवस्था, फिर उसके बाद ये है कि राशन पानी वगैरह बंदोबस्त करके रखा जाए, ताकि यदि कुछ अनइवेंचुअल थिंग्स होता है, यदि कोई अटैक करता है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाए। तो कभी भी आप किसी भी किले पे जाओगे तो ये सारी चीज़ों को आप देख सकते हो, तो सी इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट आपका है विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ह्यूमन बीइंग का, तो इसमें जो है मेनली आपका क्या है, प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड। ये आपका मेन डाइजेस्टिव प्रोसेस है कि जो प्रोटीन आप ले रहे हो तो ब्रेकन डाउन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप और चीज नहीं ले रहे हो, बहुत सारी चीजों को ले रहे हो, लेकिन जो मेन है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म तो मेन है कि प्रोटीन्स जो है अमीनो एसिड में ब्रेक होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि विद रेफरेंस टू टर्म बर्गीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो ये जो है जो वेस्ट बंगाल का इलेक्शन हुआ, तो वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में ये टर्म बार बार यूज किए गए, क्योंकि बीजेपी ने इसमें अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। जो आपके प्रेजेंट गवर्नमेंट है, खास करके अमित शाह जी अपने पूरे एनर्जी एकदम ममता बनर्जी को हटाने के लिए लगाए हुए थे। तो ममता बनर्जी ने इनको एक तरह से बर्गीज टाइप का कहा, क्योंकि द टर्म इज अ रेफरेंस ऑफ सेवरल मराठा इन्वेजन ऑफ बंगाल बिटवीन 1741 टू 1751। तो यानी 1741 से 1751 तक जो मराठा थे, मल्टीपल टाइम जो बंगाल में इन्वेजन किया। एक तरह से मराठा जो है प्लंडरर थे कि जिधर मर्जी है लूट उस चीज को मचाए। ऑब्वियसली आप महाराष्ट्र में इस चीज को नहीं बोल सकते हो कि वो प्लंडरर थे, लूटर थे, लेकिन लूट करते थे। तो वो जहां तहां या तो भाई है हफ्ता दे दो टाइम से, जैसे मुंबई में के संबंध में मूवीज वगैरह देखते हो तो आज भी ये रहता है, भाई हफ्ता वसूल करते हैं। तो उसी प्रकार से मराठे थे कि भाई या तो आसपास के एरिया में हफ्ता टाइमली दे दो और नहीं तो हम प्लंडर करेंगे। तो इसी वजह से जो आपके हैं कि चौथ था कि चौथ या तो दे दो नहीं तो प्लंडर हम करेंगे। तो जो ये बारगीज टर्म है, तो ये वही इलेक्शन कैंपेन के कारण चर्चा में ये आया काफी बार। इसको ममता बनर्जी ने इस चीज को यूज किया कि दे आर बीजेपी आर लाइक बारगीज, दे आर अटैकिंग वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट है द वर्ड कम्स फ्रॉम पर्सियन बारगीर, लिटरली मीनिंग बर्डन टेकर। ठीक है, तो बोझ उठाने वाला। एक तरह से बर्डन टेकर का मतलब है कि आप आपके ऊपर किसी चीज का कोई एक्टिविटी हो रही है, उसकी बर्डन आपके ऊपर है। तो सी स्टेटमेंट सही है, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऑफ चाइना सी आर कॉल्ड टाइफून। तो चाइना सी में टाइफून, देखो ये ऑलरेडी हमने एक मैच वाला में दिया हुआ था, तो उससे आपको ये बन जाना चाहिए था। ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ वेस्ट इंडीज आर कॉल्ड टोर्नाडो। टोर्नाडो जो आपका है, टोर्नाडो ये यूएसए में आता है, ठीक है ना। तो टोर्नाडो अमेरिका, अमेरिकन कॉन्टिनेंट और डिफरेंट प्लेसेस में आते हैं, लेकिन ये आपका ये नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बिली बिली ऑलरेडी देख चुके हो। फॉर्मेशन ऑफ एंटी साइक्लोन रिजल्ट्स इन स्टॉर्मी वेदर कंडीशन, नो, ये जो है साइक्लोन का कंडीशन है। तो ये साइक्लोन का कंडीशन है। तो अब मान के चलो 4 खत्म हो गया, 4 खत्म हो गया और ए आपका सही है, तो आपका 1 एंड 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है हीट गिवन टू ए बॉडी विच रेजेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज नोन एज। तो किसी भी बॉडी में, कोई भी बॉडी है, उसका टेम्परेचर यदि 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज होता है तो उसको कहते हैं आप ये क्या कहते हैं, थर्मल कैपेसिटी कहते हैं। लेकिन यही 1 ग्राम ऑफ वाटर होता, 1 ग्राम ऑफ वाटर, और उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री हम बढ़ाते तो उसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं। टेम्परेचर ग्रेडियंट जो होता है, तो इसका जो हो जाएगा बी हो जाएगा। स्पेसिफिक हीट होगा 1 ग्राम ऑफ वाटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने में जो एनर्जी लगाया जाता है उसको, यानी कि हीट जो रिक्वायर्ड होता है उसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं। टेम्परेचर ग्रेडियंट वो टेम्परेचर ग्रेडियंट ये होता है कि कोई भी एक फिजिकल ये क्वांटिटी है, इसका मतलब है कि किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे किस डायरेक्शन में जो है हीट फ्लो करेगा और हीट फ्लो का रेट कितना होगा, किसी पर्टिकुलर प्लेस पे हीट का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा और उसका रेट किस ढंग से चेंज होगा, उसको टेम्परेचर ग्रेडियंट कहते हैं। और जो वाटर इक्विवेलेंट होता है, तो कोई भी जो आपका वाटर में क्या है कि कोई भी सब्सटेंस है उसको आप हीट कर रहे हो, तो उसका 1 डिग्री टेम्परेचर यदि इंक्रीज हो रहा है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो मान के चलो कि कोई 5 ग्राम वस्तु है। अब 5 ग्राम वस्तु को हीट करने में सपोज 100 कैलोरी का ऊर्जा का जरूरत हुआ, तो 5 ग्राम जो कोई भी दूसरे सब्सटेंस है उसको गर्म करने में आपको 100 कैलोरी की जरूरत हुई। तो वो यानी कि उसके इक्विवेलेंट, यानी कि जो
कितने हीट की, कितने वाटर की जरूरत होगी, यानी 100 जो कैलोरी लगाएंगे वाटर में, तो ये कितना ये गर्म उतना यदि होता है, तो जो वाटर का अमाउंट होता है उसको ये कहते हैं, ठीक है, तो वो वाटर इक्विवेलेंट होता है। तो आपका इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज कोल्ड ब्लडेड। देखो, कोल्ड ब्लडेड और हॉट ब्लडेड, वार्म ब्लडेड कह सकते हो। हम ह्यूमन बीइंग्स वगैरह, आप जो काव, बुफैलो, गोट, ये सब जो क्या है, वार्म ब्लडेड है। वार्म ब्लडेड का मतलब है कि अपना बॉडी जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रखते हैं, बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं। तो देखो, ठंडा के मौसम में भी आपका बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, और गर्मी के मौसम में भी आपका टेम्परेचर 37 डिग्री होता है। बाहर का टेम्परेचर जब बहुत कम हो जाता है, तब भी आपका बॉडी जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड को मेंटेन रखता है, इस वजह से आपको ठंडा लगता है। लेकिन गर्मी के मौसम में क्या है, बाहर का टेम्परेचर अधिक हो जाता है, आपका बॉडी का टेम्परेचर तो 37 डिग्री मेंटेन रखता है, और इस वजह से आपको गर्मी लगता है। लेकिन हम जो है कि उस चीज को कांस्टेंट मेंटेन रखते हैं, तो हमारे लिए सर्वाइवल में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जो कोल्ड ब्लडेड है, कोल्ड ब्लडेड हाइबरनेशन में चले जाते हैं। अदरवाइज जो ठंडे के मौसम में उनका ब्लड जम जाता जाएगा उस ढंग से, और उनका ये डेथ हो सकता है, उनका मृत्यु हो सकता है। तो इसमें कह रहा है कि कौन जो है वो आपके कोल्ड ब्लडेड है। तो कोल्ड ब्लडेड इसमें क्या है, सार्क है। सार्क जो है कोल्ड ब्लडेड है, और बाकी डॉल्फिन, वेल और पर्पवाइज यानी सूस, ये सारे जो हैं ये वार्म ब्लडेड हैं। सार्क जो है वो आपका क्या है, सिर्फ कोल्ड ब्लडेड है। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्रह्मो समाज इज आर करेक्ट। तो कह रहा है कि द ब्रह्मो मैरिज एक्ट ऑफ 1872 अलाउड इंटरकास्ट एंड विडो रीमैरिज ओनली इफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी डिक्लेयर्ड देमसेल्फ टू बी नॉन हिंदूज। ठीक है, तो ये एक तरह से ये आपका स्टेटमेंट ये सही है ब्रह्मो समाज का। उस समय जो मैरिज का ये एज था वो 14 ईयर्स ये करा गया था। अब देखो, जो इसमें ये था कि ब्रह्मो समाज जो मैरिज एक्ट था कि अलाउड इंटरकास्ट एंड विडो रीमैरिज, तो अलाउ किया ओनली इफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी डिक्लेयर देमसेल्व्स टू बी नॉन हिंदू, यानी कि यदि वो डिक्लेयर करते हैं कि यस हम नॉन हिंदू हैं, तो उनको ब्रह्मो एक्ट के तहत ये अलाउ किया गया इंटरकास्ट मैरिज। ये सेकंड है, केशव चंद्र सेन अरेंज्ड द मैरिज ऑफ हिज माइनर डॉटर विद द महाराजा ऑफ बर्धमान। ये महाराजा ऑफ बर्धमान नहीं थे, ये महाराजा ऑफ कूच बिहार थे। इनफैक्ट कहा जाता है ना कि जो केशव चंद्र सेन थे, केशव चंद्र बोले कुछ और किए कुछ। उन्होंने बोला कि यस, जो चाइल्ड मैरिज है वो नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट आज भी देखो बहुत सारे जो माइनर गर्ल्स, अभी जो क्या है, लड़कियों का विवाह का मैरिज एज क्या है, ऑफिशियली है 18 ईयर्स, लेकिन आप देखोगे बहुत सारे जो लोअर कास्ट के पीपल हैं जिनका एजुकेशन लेवल, मैं इन द सेंस लोअर कास्ट में उस चीज पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कहता हूँ, लेकिन जिनका एजुकेशन लेवल वगैरह बहुत कम है, जो अभी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन उनका अच्छा नहीं है, तो उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं कि एक तरह से मैरिज में क्या है कि वो बोझ समझते हैं, बर्डन समझते हैं कि बेटी को जितनी जल्दी हो सके वो विदा कर दो, अपने शादी कर दो। तो केशव चंद्र सेन इस चीज का विरोध कर रहे थे, और खुद अपनी बेटी की जब शादी करने की आई तो माइनर डॉटर को उन्होंने महाराजा ऑफ कूच बिहार से शादी कर दिया। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। अब सेकेंड स्टेटमेंट यदि आपका गलत हो गया, तो ये आपके पास आंसर एक ही बचता है। अब और देखोगे, तीसरा, केशव चंद्र सेन्स फॉलोअर ब्रोक अवे टू फॉर्म नव ब्रह्म समाज। नव ब्रह्म समाज नहीं, इन्होंने भारतीय जो सॉरी भारतवर्षीय ब्रह्म समाज इन्होंने स्थापना की, भारतवर्षीय ब्रह्म समाज। तो थर्ड गलत हो गया। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज ग्रीव फ्रॉम अ स्मॉल इलीट ग्रुप टू ए मास मूवमेंट इन द 19th सेंचुरी। नहीं, ब्रह्म समाज जो है कहीं ना कहीं वो जितना अच्छे अच्छे लोग स्कॉलर्स उसमें थे, बहुत सारे लोग जुड़े थे, तो कहीं ना कहीं ये बेस अपना एक्सपेंड नहीं कर पाया। तो इसमें वन सही है, क्योंकि टू गलत हो गया, तो आपके आंसर इसमें से मिल जा रहे हैं। नेक्स्ट कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एम्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज आर करेक्ट। देखो, ये क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड है कि इसको प्रॉपर एनालिसिस की आपको जरूरत होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें कह रहा है कि टू फोस्टर अ म्यूचुअल एप्रिसिएशन ऑफ ईच अदर्स कल्चर एंड लिटरेचर अमॉन्ग नेशन। ये देखो, आपका जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट कर सकते हो, लेकिन जो कह रहा है कि म्यूचुअल एप्रिसिएशन ऑफ ईच अदर्स कल्चर एंड लिटरेचर अमंग नेशन, नो, ये काम यूनाइटेड नेशंस का नहीं है। यूनाइटेड नेशंस ये काम नहीं ये कर रहा है कि आप एक दूसरे का लिटरेचर को एप्रिसिएट करें, उसके कला साहित्य संस्कृति को, ये नहीं है। यस, जो कला की इंपॉर्टेंट चीजों है वो है, तो इसमें यूनेस्को जो है ये है कि
डिफरेंट हेरिटेज साइड है या फिर बहुत सारी चीज़ों का है, तो उसको प्रोटेक्शन का ये करता है। लेकिन ये जो म्यूचुअल एप्रिसिएशन, ये इसका लक्ष्य नहीं है। अब ये अब फर्स्ट इंस्टांस में आपको लगेगा ये सही है, तो सेकंड फर्स्ट आपका गलत है। नेक्स्ट है टू अचीव, तो फर्स्ट आपका गलत है, तो एक तरह से यहाँ भी आंसर आपके पास ये मिल जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी आंसर आपका मिल जा रहा है। तो टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन कैरेक्टर, यह सही है। देखो कहीं भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आती है तो यूएन पीस कीपिंग फोर्स ये भेजा जाता है। उसके बाद जो है किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स यदि है तो ये डायरेक्ट रूप से इंटरफेयर नहीं करती इकोनॉमिक के में, उसके लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये इसमें से टू अचीव द इंटरनेशनल कोऑपरेशन यानी कि ये एक्सपेक्ट करती है। नेक्स्ट है टू फोस्टर रिलेशंस बिटवीन स्कॉलर्स एंड एकेडमिक्स इन डिफरेंट कंट्री, नो, ये स्कॉलर और एकेडमिक को ये करना इसका काम नहीं है। टू ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करना इसका काम नहीं है। यस, इसकी मीटिंग होती है, वो ऑर्गेनाइज किया जाता है, लेकिन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करना इसका काम नहीं है। इसके लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल G20 है, G7 है, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो वो अपने अपने मैनेज करते हैं। तो इसमें सेकेंड स्टेटमेंट ओनली सही है, तो सी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है मोस्ट वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स पोजेस, तो ये है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ये होता है, और ये जो वायरसेस हैं ये ऑल्सो ये कहे जाते हैं पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए वायरस। ठीक है, तो ये पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए वायरस भी कहे जाते हैं। नेक्स्ट आपका है ये सिंगेमी रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ, तो सिंगेमी रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ क्या होता है, ये डिप्लॉयड जाइगोट होता है, द्विगुणित युग्मनज होता है। देखो क्या होता है कि जब बच्चे के लिए, तो पहले क्या होता है, एक्स एक्स मेल का ये स्पर्म और एग ये मिलते हैं, तो फिर आपको वो जाइगोट बनते हैं। वो जाइगोट ही ग्रेजुअली बाद में फिर एक तरह से वो मान के चलो कि वो सिंगल सेल टाइप का है। फिर जाइगोट जो है डिवाइड होता है और फॉर्म करता है मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर, तो वही फिर बाद में जो है मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर हो जाता है, तो एम्ब्रियो का निर्माण करता है। तो ये डिप्लॉयड जाइगोट है, तो वो आपका ये डिप्लॉयड जाइगोट भी बाद में जो है आपका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन ये करता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आपका बी हो गया। नेक्स्ट आपका है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर जो आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज किए जाते हैं, तो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, और आपका गैलियम आर्सेनाइड है, क्वार्ट्ज नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू वोल्कानो इज नॉट करेक्ट, तो देखो वोल्कानो वगैरह के बारे में आप क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हो, तो जो भी क्वेश्चंस देखे हो फिर उसको आप मल्टीपल टाइम रिवाइज आपको करना पड़ेगा, तभी जाकर के इसके सारे फायदे होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि देखो स्ट्राबोवोल्कानोज प्रोड्यूस लावा फ्लो that initially follow valley but are highly resistant to erosion, तो ये जो है स्तरित जो ज्वालामुखी हैं, यानी कि प्रॉपर तरीका से जो लेयर में बनते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो आपके रेसिस्टेंट होते हैं यानी स्ट्रांग होते हैं। अब देखो ये वाला पार्टिकुलरली हम ये पॉइंट कभी नहीं आया था, लेकिन अब इसमें से आपको ये जानो कि ये सही है। द सराउंडिंग एरियाज कैन रिमेन हाईलैंड्स, लावा रिजेस और मेसेस, सही है ये भी। अब इसको बहुत सारे चीजों को जब डिटेल उस चीज में देखोगे, मैं इस चीज को प्रॉपर तरीका से डिस्कस शायद नहीं करने में सक्षम हूं। Hawaiian sealed volcanoes are eroded by streams that form deeply carved valley with steeply sloping heads, ये सही है। The system of streams on a dissected volcano cone is not a radial drainage, radial drainage पैटर्न का मतलब है कि ये इधर सारे दिशा में पैटर्न, ड्रेनेज पैटर्न चारों दिशा में ये होता है। तो कह रहा नोट नहीं, ये करने में सक्षम है। यहाँ से मान के चलो ये वोल्कानो ये यहाँ सिस्टम हो रहा है, तो सब दिशा में इसमें जा सकता है, वो डिपेंडिंग ऑन टोपोग्राफी किधर है। तो ये कह रहा है कि नोट, तो ये हो सकता है, तो डी आपका गलत हो गया। नेक्स्ट कह रहा है pH ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग प्योर सोडियम क्लोराइड इन वाटर, देखो प्योर सोडियम क्लोराइड क्या है, सोडियम आपका क्या है वो 281 इसका स्ट्रक्चर है, तो ये क्या है, ये बेसिक कैरेक्टर का है। क्लोरीन जो क्या है एसिडिक कैरेक्टर का है, तो ये दोनों मिल करता है NaCl, तो NaCl सॉल्ट बनाता है। तो NaCl सॉल्ट क्या है, न्यूट्रल है। तो जब न्यूट्रल है और उसको वाटर में आप डालोगे, तो न्यूट्रल को न्यूट्रल में, वाटर क्या है न्यूट्रल है, जो हम ये प्योर वाटर एक तरह से मानते हैं, तो न्यूट्रल है। तो यदि न्यूट्रल वो है तो इसका मतलब है कि वो न्यूट्रल बन जाएगा। यस,
स्लाइटली वो एसिडिक हो सकता है, स्लाइटली एसिडिक लिटिल बिट, लेकिन हम ये मान के चलते हैं प्योर है, कि ठीक है कि प्योर सोडियम क्लोराइड, और ये हम माने कि जो वाटर भी है वो प्योर है, तो आपका ये न्यूट्रल हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, तो ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा पब्लिश किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो भी रिपोर्ट पब्लिश करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, एटलीस्ट इन तीन, और एक आप ओईसीडी, तो इन चार ऑर्गेनाइजेशंस के, और बहुत सारे जैसे अभी हमारे देश में, हमारे केस में है नीति आयोग जो पब्लिश करता है, तो जो भी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं एटलीस्ट ओईसीडी, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और ये आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो इसको आपको जानना चाहिए, ये बीच बीच में पूछते हैं। तो इसका आंसर सी हो गया। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू फोर्स्ड लेबर विस्टी इन इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कह रहा है कि विस्टी का मतलब है फोर्स्ड लेबर ये था, और बिथी मतलब होता है गलियां वहां होती थी, गली, ठीक है, इन बिथियों में क्यों घूम रहे हो, यानी कि इन गलियों में क्यों घूम रहे हो। तो बिस्टी मीन्स फोर्स्ड लेबर, बिथी मीन्स गलियां, गली, ठीक है। तो इसमें से देखो, इट वॉज कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, ए सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाई द पीपल। तो ये कह रहा है कि यस, जो फोर्स्ड लेबर है, फोर्स्ड लेबर एक तरह से कह सकते हो ना कि सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, ए सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल। यस, ये सही है कि मान के चलो कि कोई भी आदमी, आज आप किसी को बोलो कि यस मुफ्त में हमारा काम करो, तो एक तरह से क्या है, फोर्स्ड लेबर करवा रहे हो, और उससे आप यदि पैसे पे करते तो आपको लगता, लेकिन वो काम आप फ्री में करवा रहे, तो सोर्स ऑफ इनकम एक तरह से है, और या फिर कह सकते हो कि वो टैक्स लोगों पे लगाया जा रहा है, तो इसका ए सही हो गया। नेक्स्ट, इट वाज टोटली एब्सेंट इन द मध्य प्रदेश एंड काठियावाड़ रीजन्स, नो। द फोर्स्ड लेबरर वाज इंटाइटल्ड टू वीकली वेज, यदि वीकली वेज ये दिया होता तो ये फिर गलत हो जाता। द इल्डेस्ट सन ऑफ द लेबरर वो सेंट एज द फोर्स्ड लेबर, नो, ये कोई जरूरी नहीं इल्डेस्ट सन का ही नहीं है, ये किसी को भी बुलाया जा सकता है जो हिस्ट पुस्ट है और जो सही से काम कर सकता है, और सबको जैसे जैसे फैमिली डिवाइड होता जाएगा तो सबको देना होगा ये। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू NH 248 BB, तो इट विल बी द फर्स्ट इवर एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे इन इंडिया। इस देखो अभी ये फर्स्ट सही है, ये द्वारका वाला है, ठीक है, द्वारका जो दिल्ली में द्वारका वाला एक्सप्रेसवे बन रहा है उसको। तो अभी तक हम जो नॉर्मली एक्सप्रेसवे देखते हैं, तो देखो जो अर्बन एक्सप्रेसवे में ये कह रहा है कि एलिवेटेड एक्सप्रेसवे होगा। कुछ कुछ जगह में देखो अदरवाइज जो एक्सप्रेसवे बनाया गया है, जैसे मान के चलो यमुना एक्सप्रेसवे सबसे फेमस, फिर और इधर लखनऊ वाले ये एक्सप्रेसवे, आगरा से लखनऊ वाला एक्सप्रेसवे, और डिफरेंट। तो एक्सप्रेसवे क्या है कि वो आपके जो दो सिटीज वगैरह, जो दो मेजर सिटी है, वो उसमें से बनाया जाता है। हाउएवर ये काफी चौड़े रोड होते हैं, और इसमें जो टोल वगैरह देखोगी कि काफी कॉस्टली होता है, लेकिन समय का इसमें काफी बचत होता है। तो जो ये द्वारका वाला एक्सप्रेसवे है, तो फर्स्ट इवर एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे इंडिया में होगा। तो फर्स्ट सही है। द इंटायर प्रोजेक्ट विल बी इक्विप्ड विद इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, यस ये सही है। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यानी कि मान के चलो कि देखो इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में कि आपका स्पीड कितना रखना है, किसने प्रॉपर तरीका से जैसे रूल्स रेगुलेशन वायलेट किया, या फिर आपका जैसे देखोगे यमुना एक्सप्रेसवे वगैरह में नॉर्मल उस ढंग से आपको दुकान और से नहीं मिलेगा, तो क्या आप ये है कि कहीं भी रोड आपका खराब वगैरह, कुछ आपके व्हीकल में प्रॉब्लम्स हो गई, तो उसके देख रेख के लिए सारे सिस्टम होने चाहिए, या फिर कुछ और ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं स्पीड्स वगैरह, एक्सीडेंट वगैरह को कम करने के लिए, तो बहुत सारे चीज़ों को इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ये से इक्विप्ड होगा, जितना क्योंकि हमारे लिए सेफ्टी इंपॉर्टेंट है और टाइमली पहुंचना इंपॉर्टेंट है, तो सेफ्टी भी उतना ही, इनफैक्ट सेफ्टी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 20, इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत द इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वाज नोन एज आमील, ठीक है। तो ये जो है आमील, यस ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है कि वो आमील के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट है एकता सिस्टम ऑफ द सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज एन एंशिएंट इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशन, नो ये इंडिजीनियस
इंस्टीट्यूशन नहीं थे, ये यानी कि सल्तनत पीरियड में जो है इस चीज को ये डिवाइस किया गया। ये इंडिजीनियसली यहाँ नहीं पाए जाते थे, एक तरह से वो बाहर से उन्होंने ये लाया और कहा जाता है कि ये मंगोलिया से शायद ये इसको आया, यानी कि गेंगिस खान, चंगेज खान जिनको कहते हैं, उन सबसे इन्होंने ये लिया। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट देखो, तो फर्स्ट आपका सही यदि है और सेकंड जब गलत हो गया तो इसका मतलब आंसर आपके पास एक ही बचता है। तो आंसर आपका कौन सा है? ये ए हो जाएगा। थर्ड हम देख रहे हैं, द ऑफिस ऑफ मिरवक्सी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रेन ऑफ खिलजी सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। देखो, जो ऑफिस ऑफ मिरवक्सी है, इनफैक्ट यदि ऑफिस ऑफ मिरवक्सी देखोगे तो ये प्रॉपर तरीका से जो है अकबर के टाइम में ये, यानी मुगल के टाइम में प्रॉपर तरीका से ये मिरवक्सी जो टर्म है ये प्रॉपर यूज होने लगा, प्रोमिनेंट में आया। लेकिन उसके पहले यदि आप देखोगे तो गयासुद्दीन बलबन जो है, तो बलबन ने दीवान ए अर्ज ये आपका एस्टेब्लिश किया और उसमें जो है ये जो है अरीज ए ममालिक, तो अरीज ए ममालिक जो थे उसके हेड थे। फिर ग्रेजुअली ये जो है मिरवक्सी के रूप में ये हुआ, लेकिन अदरवाइज जो है एग्जिस्टेंस जो एक तरह से इस पोस्ट का जो ये था, लेकिन आपका बलबन के ये टाइम में ये हुआ। तो ये आपका ए ओनली वन सही है। नेक्स्ट कह रहा है, संत निम्बारका वॉज ए कंटेम्प्ररी ऑफ अकबर। नो, अकबर आपके देखोगे कि जो क्या है 16th सेंचुरी में मेन इनका रेन था और अर्ली 17th सेंचुरी। लेकिन निम्बारका जो थे 11th एंड 12th सेंचुरी के थे, तो ये नहीं होगा। संत कबीर वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय शेख अहमद सरहिंदी। नो, शेख अहमद सरहिंदी बाद में आए और कबीर पहले, तो जो बाद में आए उनसे पहले वाला कैसे प्रभावित होंगे, तो ये भी गलत हो गया। तो डी आपका बोथ 1 एंड 2 गलत है। नेक्स्ट कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग रिवर इज नॉट मेड बाय द सेंट्रल वाटर कमीशन ऑपरेटिंग थ्रू इट्स नेटवर्क ऑफ हाइड्रोमेटियोलॉजिकल स्टेशंस। तो कह रहा है कि कौन इसमें से ये जो है सेंट्रल वाटर कमीशन इस का मैनेज नहीं करता, कौन इसका ऑब्जर्वेशन नहीं करता, किसका नहीं करता? तो वाटर लेवल का करता है। यस, वाटर लेवल का करना ये तो इंपॉर्टेंट है। सील्ट का करते हैं कि, यानी देखो यदि किसी भी आप रिजर्वायर में गाद अधिक जमा हो गया है तो पानी उसमें कम होगा, तो डिसिल्टिंग ये करते हैं। ठीक है, ये वाटर क्वालिटी, यस वाटर क्वालिटी भी चेक करना है। शिफ्टिंग इन रिवर चैनल ये इसका काम नहीं है, ये इनफैक्ट मेनली रिजर्वायर वगैरह को ये देखना और वहाँ सारी चीजें क्या सिचुएशन चल रही है। शिफ्टिंग ऑफ रिवर जो है वो आपका जो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी और डिफरेंट अथॉरिटी हैं, ये उनका काम है। तो डी इसमें गलत हो गया। नेक्स्ट कह रहा है द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ऑफ 1953 वाज कंसिस्टेड ऑफ। देखो, जो स्टेट का डिमांड जो है, इनफैक्ट लैंग्वेज के बेसिस पे, आधार पे जो स्टेट का डिमांड जो है ये काफी चल रहा था। और जब पोटी श्री रामालू का जब डेथ हो जाता है तो ये काफी एक तरह से वायलेंटली मूवमेंट हुआ और इसमें फिर देखो कमीशन वगैरह बना। तो इस कमीशन में कह रहा है कि कौन कौन से ये मेंबर थे, यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन में। तो इसमें थे जस्टिस फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के एम पानीकर, ये तीनों मेम्बरान्स थे। और फजल अली जो थे इसके कमिटी के हेड थे। नेक्स्ट है, इन 1922 हु रेफर्ड टू लेनिन एज द डियर लीडर ऑफ द किसान्स। तो ये कौन थे? बाबा रामचंद्र जी थे। बाबा रामचंद्र जी ने लेनिन को, जो रशियन यानी यूएसएसआर के जो बहुत बड़े लीडर थे, यानी बोल्शेविक क्रांति जो है उनके नेतृत्व में ही सफल हुआ। तो बाबा रामचंद्र इसमें हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इसमें है, with reference to municipal performance index MPI 2020 consider the following statements. In the million plus category भोपाल has emerged as the highest ranking municipality। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसमें से इंदौर जो है वो फर्स्ट इमर्ज किया, ये फर्स्ट पोजीशन पे, सूरत आपका सेकंड पोजीशन पे और भोपाल जो है थर्ड पोजीशन पे। तो इंदौर फर्स्ट, सूरत सेकंड और भोपाल थर्ड पोजीशन पे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। द 5 वर्टिकल्स यानी 5 पिलर्स कह सकते हो, पैरामीटर्स एमपीआई यानी कि म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स, आर सर्विसेज, फाइनेंस, पॉलिसी, टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस। तो फर्स्ट गलत है और सेकंड सही है, तो ये बी हो गया। तो आज के 25 क्वेश्चन हो गए। जो नेक्स्ट ऑब्वियसली है कि कल जो है आपके रिवीजन का है, कि जो भी है जिनको भी 100 क्वेश्चंस मिल रहे हैं जो पेड वाले हैं, तो उनके पास आज मिलाकर के 600 क्वेश्चन हो जाएगा। तो 600 में आप जो भी पीछे कुछ लोग जैसे हैं
ये 2-3 हैं ऐसे जो शुरू दिन ज्वाइन नहीं किए, कुछ बाद में ज्वाइन किए, तो आपके पास एक तरह से बर्डन टाइप का हो गया, तो प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करो, साथ-साथ में ही करते चलो। और मंडे को सॉर्ट ऑफ टेस्ट टाइप का होगा, ठीक है? कि मंडे को आप जो है वो 25 क्वेश्चन जैसे हम ये इसमें कर रहे हैं, तो वो 25 क्वेश्चन ही आपको दिया 25 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि वो आपका क्वेश्चंस आता जाएगा, मैं आंसर नहीं बताऊँगा, क्वेश्चन आएगा, पॉज़ किया ये मीन्स है कि आपके पास टाइम दिया रहेगा डिपेंडिंग ऑन मैं 30 सेकंड से 1 जैसे आप उसके लिए आप 15th ऑफ अगस्त को लास्ट ईयर जो हमने क्विज टाइप का चलाया था, तो उस ढंग से आपको करना है और उसमें साथ-साथ में आप आंसर वहाँ करते जाओगे। आंसर करने के साथ यानी कि वो आप जो लाइव चैट वाला में डालते जाओगे और आपका क्या है कि टाइम मैं 30 सेकंड से 1 मिनट तक डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन यदि थोड़ा-सा टफ इन द सेंस है कि पॉइंट्स वाइज़ है, तो हम 1 मिनट दे सकते हैं, किसी में 1 मिनट से थोड़ा-सा ज़्यादा भी, तो आप साथ-साथ करते जाओगे और उसके बाद जो आप अपने आंसर की है, वो मेरे पर भेजोगे कि हमने ये अटेम्प्ट किए हैं, साथ-साथ में ही उसी समय जैसे ही टेस्ट समाप्त होता है विदिन 10 मिनट्स आपको आंसर हमें हमारे पास सेंड करना है। जो आंसर सेंड करोगे, उनको ही वो 25 ये क्वेश्चन का आंसर की दिया जाएगा। देखो जो पेड सब्सक्राइबर हैं उनको तो सारे क्वेश्चन का आंसर की मिलता ही है और ये आपको तो ये जो 25 मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसमें से उन्हीं को मिलेगा जो आंसर की हमारे पास उस दिन भेजेंगे मंडे को, ठीक है? अब सेकंड पेपर में जो हम देखते हैं टॉपिक और देखो मंडे को मैं फिर ग्रामर वाला पार्ट दूँगा, उसमें ग्रामर वाला कंपोनेंट आपका रहेगा क्योंकि हमने आपको रिवाइज करने का टाइम दिया है क्योंकि साथ-साथ नहीं करते जाते हो तो इस प्रोग्राम का पर्पज़ ही यही है कि आप अब रिवीजन मोड में रहो प्रॉपर तरीका से जितने मल्टीपल टाइम देखो पेपर 1 के लिए मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ कि यदि इस 2500 क्वेश्चंस को ईमानदारी से कर लेते हो विद प्रॉपर चीज़ों को एक्सप्लेनेशन तो मैं समझता हूँ कि और फिर मैं मैथ का भी क्वेश्चन देने वाला ही हूँ। मैथ्स का भी मंडे से कुछ क्वेश्चन जो पेड वाले हैं तो चूँकि आप लोग के पास मान के चलो कि ये रहेगा कुछ क्वेश्चंस मैथ वाले भी मैं दे दूँगा डिपेंडिंग ऑन तो आपको करते चलना है, ठीक है। तो ये वाला जो है रिपोर्ट इसमें लिखना है, राइट ए रिपोर्ट सोशल मीडिया रेगुलेशंस इन इंडिया। अभी देखोगे कि ट्विटर वगैरह पर कुछ लोग जो थे जैसे ट्विटर हैंडल आपके रविशंकर प्रसाद जी का कुछ देर के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। तो सोशल मीडिया रेगुलेशन के बारे में आप देखो, समझो, इसको पढ़ो, उसके बाद आप लिखो। अब जो इसमें से पेड सब्सक्राइबर हैं पेपर 2 के, तो वो आप लिख करके हमारे पास सेंड करोगे। लेकिन ये टॉपिक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो जो इसमें मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो दे रहा हूँ और जो पेड वाले हैं उनके पास ऑब्वियसली जो एक्स्ट्रा टॉपिक है तो वो डिले हो रहा वो मैं प्रोवाइड करवा दूँगा और जो भी है, ठीक है ना? तो इस पर आपको लिखना है, कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप हमें बताएँ और जिन्हें भी प्रोग्राम को जॉइन करना है आई रिक्वेस्ट कि एटलीस्ट इस 2500 का प्रोग्राम को जो भी आप सीरियस कैंडिडेट हो देखो जो नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं उन्हें मैं नहीं कहूँगा और जो एक्सीलेंट हैं उनको भी मैं नहीं कहूँगा। जो बीच में हैं, जिनको लगता है कि यस हम थोड़ा-सा पुश करें, 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाएगा तो हम सेलेक्ट हो जाएँगे या पेपर 2 में है थोड़ा-सा हम टेस्ट वगैरह लिख लें, थोड़ा-सा पुश कर लें, तो हम उनके लिए ही ये कर रहे हैं। देखो जो एक्सीलेंट है, जिनको लगता है कि यस मैं खुद अपने आप अपने टाइम टाइम में मैं खुद था कि रैंक जो भी रहेगा मेरा एक सीट कंफर्म है। ये मैं अपने फ्रेंड को बोलता था, फॉर्च्यूनेटली हम दोनों क्वालीफाई एक ही साथ हो गए थे। लेकिन मैं उसको बोलता था कि यस यार एक सीट अपन कंफर्म है, रैंक चाहे जो भी रहे। तो यदि आप उस लेवल में हो तो कोई ज़रूरी नहीं है इसको जॉइन करने का और या इस लेवल में हो कि चलो ठीक है, इस बार मेरा नहीं होना है, मैं 2022 के लिए तब। और अदरवाइज़ आप सीरियस हो कि बस थोड़ा-सा पुश करना है, तो मैं उनके लिए ज़रूर कहूँगा कि आप जॉइन करो, ठीक है? ओके, थैंक यू।